स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अपना एक टॉपिक है आज का बेस थ्योरम। लेकिन बेस थ्योरम को डिस्कस करने के पहले हमको दो चीजें डिस्कस करना है। एक है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस और उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस और टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम के बाद मैं आपको बेस थ्योरम बताता हूँ, बेस थ्योरम कैसे अपन जनरेट करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 13.3 नाम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आता है। उस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक तो रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और एक रहेगा बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है उसके अंदर, लेकिन उसको सीखने के पहले अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम सीखना पड़ेगा और टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। एक टॉपिक है अपना पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अ सेट ऑफ इवेंट्स, आप भी लिखिए, अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3 dot dot En is said to be partition of sample space, is said to be partition of sample space S। सैंपल स्पेस को S के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। if first EI intersection EJ is equal to null set phi। यहां पर I is not equal to J, I और J जो है वो इक्वल नहीं है, एंड I and J equal to 1 2 3 dot dot n। अभी सारी चीज बताता हूं मैं आपको। सेकेंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 dot dot यूनियन En is equal to सैंपल स्पेस S। और एक थर्ड वन पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, P ऑफ EI भी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन 0 वेयर I is equal to 1, 2, 3, dot dot n। चलिए देखिए, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? अ सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का एक सेट है E1, E2, E3 डॉट डॉट En। इतनी सारी इवेंट है, इन इवेंट्स का एक सेट होता है। इस सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इस सेट ऑफ इवेंट्स को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बोलेंगे इफ, अगर ये इफ नीचे तीन कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये E1, E2, E3 डॉट डॉट En तक की जितनी भी इवेंट्स है, इन इवेंट्स का जो सेट रहेगा, बहुत सारी इवेंट्स है ये, E1 से लेके En तक के, इन सारी इवेंट्स का जो सेट होगा उसी को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S कहते हैं। लेकिन कब? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिए मैं तीनों कंडीशन को वन बाय वन बताता हूं आपको। फर्स्ट कंडीशन है EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J, I की वैल्यू J के इक्वल नहीं होना चाहिए, और I और J को 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अपन ने I को 1 ले लिया तो ये E1 हो गया, और J को आप 1 नहीं ले सकते, इक्वल नहीं लेना है। लिखा हुआ है कि I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि दोनों इवेंट एक जैसी हो जाएगी। E1 हो जाएगा तो उसमें कोई मतलब नहीं, ये भी E1 और ये भी E1 दोनों एक ही इवेंट हो जाएगी अगर आप I और J को इक्वल ले लेंगे। अगर I और J को आपने 2 2 ले लिए तो E2 हो जाएगी, तो एक जैसी इवेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए I इज नॉट इक्वल टू J। I और J की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक के आप रख सकते हैं, लेकिन उनको इक्वल नहीं रखना। जो I रखेंगे वो J नहीं होना चाहिए, जो J रहेगा वो I नहीं रहेगा।
लेकिन उनकी वैल्यू आप 1 2 3 4 5 अप टू एन तक रख सकते हैं। अब जैसे देखो अपन ने आई की वैल्यू 1 रख दी तो ये E1 हो गया। इंटरसेक्शन जे की वैल्यू 1 नहीं रखना है, 1 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, एन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 को छोड़ के रखना है। जो ये रख देंगे आई, उसको छोड़ के आपका जे रहेगा। तो जैसे अपन ने आई को 1 ले लिए तो ये E1 और जे को 2 ले लिए तो E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो है, इन दोनों इवेंट का जो अपन कॉमन निकालेंगे या इंटरसेक्शन निकालेंगे वो फाई आना चाहिए, मतलब वो नल सेट आना चाहिए, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने आई को 2 ले लिए तो E2 इंटरसेक्शन, अब जे को आप 1 ले सकते हैं, तो E2 इंटरसेक्शन E1 कभी आप लेते हैं तब भी वो फाई आना चाहिए। जैसे आपने आई को 2 ले लिए और जे को 3 ले लिए तो E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी फाई आना चाहिए। मतलब आप कोई भी इवेंट ले लो, आई और जे को इक्वल नहीं लेना है, कोई भी यहाँ पे दो इवेंट रहेगी आपकी और उनका जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, मतलब फाई रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेयर वाइज इवेंट लेते हैं, पेयर वाइज मतलब 1 2 3 ऐसी इवेंट लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें नल सेट आना चाहिए या फाई आना चाहिए, या इसको अपन डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसजॉइंट होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट। दो सेट आपके पास में रहते हैं, वो डिसजॉइंट कब कहलाते हैं? जब उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो या उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल हो। तो ये ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि ये दोनों इवेंट डिसजॉइंट होना चाहिए या उसके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। आई और जे का मतलब 1 2 3 अप टू एन तक के। आई और जे आप कुछ भी ले सकते हैं, बस इक्वल नहीं लेना, आई के इक्वल जे को नहीं लेना, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। आई को आपने 1 ले लिए तो जे को आप 3 ले सकते हैं, आई को आपने 3 ले लिए तो जे को आप 4 ले सकते हैं, 5 6 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, बस उसकी इक्वल नहीं लेना। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब पेयर वाइज अगर अपन दो दो इवेंट लेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आना चाहिए, एक कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट E4 यूनियन E5 यूनियन, जितनी भी इवेंट है सबका यूनियन ले लो आप। जितनी भी इवेंट आपको रहेगी, 2 रहेगी तो 2 का ले लो, 3 रहेगी तो 3 का, n रहेगी तो n का। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En, सारी इवेंट का जो यूनियन है वो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब जब आप इनका यूनियन निकालें, यूनियन में क्या होता है आपको मालूम है? जैसे ए यूनियन बी निकालना तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट रहेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट रहेंगे और जो कॉमन एलिमेंट रहते हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो इन सबका यदि अपन यूनियन निकालेंगे, जितनी भी एन इवेंट है अपने पास में उसका यूनियन निकालेंगे तो वो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक कंडीशन हो गई कि पेयर वाइज उनका इंटरसेक्शन पाई के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, उनका जो यूनियन है वो एस के इक्वल होना चाहिए, और एस के इक्वल जब सारा यूनियन हो जाता है, सारी इवेंट का यूनियन, तो उसको कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए, मतलब टोटल जितनी भी इवेंट थी उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो E1 E2 E3 यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट En इज इक्वल टू एस, या इसको बोलते हैं कि ये जितनी भी इवेंट्स है E1 E2 E3 En ये एग्जॉस्टिव होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है उन सबका यदि इवेंट निकाला, उन सबका यदि यूनियन निकाला जाए तो वो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ जाना चाहिए। अब है थर्ड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI इज ग्रेटर देन 0। ये जो इवेंट है यहाँ पे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n तक के आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपने 1 ले लिए तो E1 जो इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी, E2 की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी, E3 की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी, En की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट की? पी ऑफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसी होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जब वो इवेंट इम्पॉसिबल रहती है। 0 नहीं रहेगी तो फिर 0 से बड़ी रहती है, 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में रहती है सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और जो इम्पॉसिबल इवेंट रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होती है, सर्टेन इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि पी ऑफ EI जो है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो सकती है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर अपने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए। 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी। तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी दो दो इवेंट ले लो आप और उनका यदि आप इंटरसेक्शन निकालते तो वो 5 के इक्वल आ जाए, मतलब वो डिसजॉइंट इवेंट हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि उन सारी इवेंट का यदि यूनियन निकाला जाए तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, या टोटल जो इवेंट है वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाए। और थर्ड है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए उनकी 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कितनी होती है? 1 तक के जा सकती है बस, 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव तो होती नहीं प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 0 के लिए भी मना कर रहा है कि 0 नहीं लेना, 0 से बड़ी, क्योंकि 0 हो जाएगी तो वो
प्रोबेबिलिटी, वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब ये जो इवेंट है ये इसमें से कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट नहीं रहेगी। तो अब अपना पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या हुआ, अ सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट डॉट En इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस इफ उनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल होना चाहिए, पेयर वाइज दो इवेंट ले लो, उनका सारी इवेंट का यूनियन ले लो तो वो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आना चाहिए, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी, 0 भी नहीं रहेगा और कोई नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो इवेंट्स है इनके सेट को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। इन वर्ड्स, वो जो चीज मैंने बोल के बताया, इन वर्ड्स क्या, the events E1 E2 E3 dot dot En represent a partition of sample space as the events E1 E2 E3 dot dot En represent a partition of sample space, a partition of sample space S if, देखिए, in words the event E1 E2 E3 dot dot En represent a partition of sample space, ये partition of sample space को represent करेगा if pair wise disjoint, they are pair wise disjoint, देखिए यही लिखा हुआ है, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब कोई भी दो इवेंट के यदि आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 होना चाहिए। दूसरा ये था कि उनका यूनियन एस के इक्वल होना चाहिए, तो इसको कहते हैं कि दे आर एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव होना चाहिए, एग्जॉस्टिव, ये हो गया एग्जॉस्टिव का मतलब इनका यूनियन निकालेंगे तो वो एस के इक्वल आ जाएगा। एंड ये वाला P ऑफ इज ग्रेटर देन 0 मतलब दे हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, एंड दे हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो नॉन जीरो होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो चीज यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी थी उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया कि दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब दो इवेंट का इंटरसेक्शन निकालो तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब उन सबका यूनियन एस के बराबर होगा, और P ऑफ इज ग्रेटर देन 0 का मतलब दे हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव तो होती इतनी प्रोबेबिलिटी, अब 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के इक्वल तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी। तो इसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ इवेंट्स, ये सेट ऑफ इवेंट्स है, लेकिन वो सेट ऑफ इवेंट्स कौन सा रहेगा, जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है भाई, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस सिंपल वर्ड्स में आप याद रख सकते हैं, कोई भी दो इवेंट लेते जाओ, उनका इंटरसेक्शन नल सेट या पाई आ जाएगा या डिसजॉइंट आ जाएगा। दूसरी बात, उन सारी इवेंट्स का यदि आप यूनियन निकालते हैं तो वो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ जाएगा। और तीसरी बात है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज। ठीक, ओके, चलिए आगे बताते हैं। अब थियरम है अपना, थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा फिर मैं आपको बेस थियरम। थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। देखिए थ्योरम अपने बढ़ते जा रहे हैं, थ्योरम बढ़ते जा रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक थ्योरम बढ़ते जा रहे हैं। तो एक थ्योरम आ गया अपना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसका एक थ्योरम है। तो एक छोटा सा जरा डायग्राम बना लेंगे, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको बताऊंगा, ध्यान से बनाएंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक ऐसा सैंपल स्पेस बना लो, एक सैंपल स्पेस के लिए आप एक रेक्टेंगल बना लो, ऐसी एक रेक्टेंगल बना लो, बन गई। ये जो रेक्टेंगल है ये सैंपल स्पेस एच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब आपको मालूम है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर अपने को E1 E2 E3 En जितनी भी इवेंट्स रहेगी वो सब इसी से बिलोंग करेगी, मतलब इसी में से कुछ कुछ पार्ट लेते जाएंगे अपन और नए नए सेट बनाते जाओ तो वो सब के सब जो है इसी के सबसेट रहते हैं। तो अपन जितनी भी इवेंट अपने पास में है, मान लीजिए
एक इवेंट है अपने पास यहां से यहां तक, ऐसा बनाया। ये इवेंट है आपकी E1, मतलब सैंपल स्पेस था अपना इतना टोटल, इसमें से अपन ने इतने पार्ट को E1 इवेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, जैसे एस आपके पास में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ये किसी डाई को फेंकने का सैंपल स्पेस। अब अपन ने इसकी एक इवेंट ले लिए E1, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 1 और एक 2। ठीक, फिर अपन दूसरी इवेंट ले लेते हैं E2, उसके अंदर 3 4 आ गया। फिर अपन एक इवेंट 3 ले लेते हैं, उसके अंदर 5 6 आ गया। ऐसा ऐसे अपन बहुत सारी इवेंट, कितनी इवेंट बना सकते हैं, ऐसी एन इवेंट बना सकते हैं। तो एक इवेंट लिया मैंने यहां से यहां तक इवेंट E1, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक E1 के बाद से यहां से यहां तक का मान लीजिए ये E2 इवेंट। फिर मान लीजिए यहां से E2 के बाद यहां से यहां तक E3 इवेंट है, E1 E2 E3 और बहुत सारी इवेंट लेंगे डॉट डॉट। कितनी इवेंट ले सकते हैं अपन, एन इवेंट ले सकते हैं। ये डॉट डॉट और ये लास्ट वाली जो इवेंट है ये EN है। देखो इसका मतलब समझ लो, E1 E2 E3 डॉट डॉट EN, मतलब इसमें अपन एन इवेंट ले सकते हैं। और सारी की सारी इवेंट कहाँ से ले रहे हैं अपन, सैंपल स्पेस में से ले रहे हैं। सैंपल स्पेस में का कुछ कुछ पार्ट लेते लेते इतना पार्ट लिए, फिर इतना लिए, इतना लिए, इतना लिए, ढेर सारी इवेंट ले सकते हैं। मैंने 3 लिया है और डॉट डॉट लगा के EN ले लिया। ये सैंपल स्पेस एस की कुछ इवेंट्स है और उसका सेट है E1 E2 E3, जो अपनी डेफिनेशन थी अभी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में कि इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट डॉट EN इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एस। ये एस का मैंने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ले लिया, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है E1 E2 E3 EN इवेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। इसी में एस में से लिए अपन, है ना, सैंपल स्पेस एस में से ले लिए। अब क्या करना है कि एक इवेंट हमको लेना है जो इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड हो, मतलब जो इन सारी इवेंट से जिसका कुछ ना कुछ रिलेशन हो, इन सारी इवेंट से वो किसी ना किसी वे में जुड़ी हो। तो एक इवेंट में कंसीडर करता हूं ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ ऑल द इवेंट्स। एक इवेंट ले रहा हूं मैं जो इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड है। देखना मैं कैसे लेता हूं थोड़ा, ये भी सैंपल स्पेस में से ही लिया है मैंने। एक इवेंट लिया है मैंने, सैंपल स्पेस के अंदर ही लेना है, लिया है ऐसे सैंपल स्पेस का इतना पार्ट ले लिया अपने, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। और ये एक ऐसी इवेंट है जो E1 से भी जुड़ी हुई है, E2 से भी जुड़ी हुई है, E3 से भी जुड़ी हुई है और EN से भी जुड़ी हुई है। तो इस इवेंट का नाम दे देता हूं मैं इवेंट ए। ये ए इवेंट है और ये ए इवेंट किससे एसोसिएटेड है, जितनी भी इवेंट्स इस सैंपल स्पेस के अंदर होगी E1 E2 E3 डॉट डॉट EN सबसे जुड़ी हुई है। देखो जुड़े होने का मतलब, देखो E1 से कितना पार्ट जुड़ा हुआ है इसका, ए इवेंट का इतना पार्ट E1 से जुड़ा हुआ है, तो ये E1 से एसोसिएटेड हो गई। इतना पार्ट जो है इसका E2 से जुड़ा हुआ है, ए का, ये ए में भी है और E2 में भी है। इतना पार्ट इस ए इवेंट का E3 से जुड़ा हुआ है। इतना पार्ट ये डॉट डॉट वाली जो भी इवेंट होगी उससे जुड़ा हुआ है ए का, और इतना पार्ट जो है वो EN से जुड़ा हुआ है। तो हमने एक इवेंट कंसीडर करे है ए इवेंट जो इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड है या उनसे रिलेटेड है या उनसे जुड़ी हुई। एसोसिएटेड मतलब उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमको इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए। तो इस इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये अपना टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम में क्या चीज आ रही है। टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम में आप एक सैंपल स्पेस एस ले लो, उसके अंदर आप सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट डॉट EN तक की कुछ इवेंट ले लो, एस के अंदर ले लिए अपन ने ये सारी इवेंट। अब इसी एस के अंदर अपने को एक ऐसी इवेंट कंसीडर करना है जो इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड हो, मतलब इन सारी इवेंट से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन हो, कुछ ना कुछ पार्ट उनके अंदर कॉमन हो। तो मैंने एक इवेंट ए लिया जो इन E1 E2 E3 डॉट डॉट EN ये सारी इवेंट से एसोसिएटेड है या जुड़े, इसका नाम ए दे दिया। अब हमको टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम में निकालना क्या पड़ता है कि ये जो ए इवेंट लिए हमने जो सारी इवेंट से एसोसिएटेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो उसी को कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए अब मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, छोटा सा फॉर्मूला, बिल्कुल एकदम सिंपली प्रूफ हो जाएगा। लेट ए, कैपिटल ए, बी एनी इवेंट associated with all the events
ऑल द इवेंट्स, देखिए लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल द इवेंट्स, मैंने एक इवेंट ए कंसीडर किया जो सारी इवेंट्स E1 E2 E3 जितनी भी है सबसे एसोसिएटेड, ऐसा मैंने लिख भी दिया। देयर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए, ये है पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये निकालना अपने को पी ऑफ, समझ आ रहा है। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है जो क्या है, इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड है। अब देखना ये E1 इवेंट है, कहां से शुरू हो रही है, यहां से लेके इतना पार्ट है E1 का, ठीक है, और इतना पार्ट है ए के अंदर। तो दोनों इवेंट के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, जो ए में भी है और E1 में भी है, ये वाला पोर्शन कॉमन है किसके अंदर, E1 के अंदर और ए के अंदर। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा E1 इंटरसेक्शन ए को। देखो बेटा ये समझ में आना चाहिए, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहां से यहां तक का इतना, ये E1 इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये E1 के अंदर भी है, ये वाला पार्ट देख लो, E1 तो आपका यहां से यहां तक है पूरा, तो E1 के अंदर भी है, और ये वाला पार्ट आपका ए के अंदर भी है। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन ए, इतना पार्ट E1 इंटरसेक्शन ए हो गया। सिमिलरली ऐसे ही ये वाले पार्ट को देखो आप, यहां से यहां तक का इतना पार्ट, ये वाला, ये आपका E2 में भी है और ये वाला पार्ट आपका ए में भी है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, E2 इंटरसेक्शन ए को, ये हो जाएगा E2 इंटरसेक्शन ए, है ना। E2 में भी कॉमन है ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, और ए में भी कॉमन है। अब E3 और ए में कॉमन पार्ट ये वाला हो गया, इतना पार्ट देखो, ये वाला E3 के अंदर भी है और ये वाला ए के अंदर भी है। तो ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा E3 इंटरसेक्शन ए को, और ये वाला जो पोर्शन है ये डॉट डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डॉट डॉट था आपका, ये डॉट डॉट यहाँ पे जितनी भी इवेंट आएगी और एक इसके बाद में जितनी इवेंट आएगी वाला पोर्शन यहाँ कॉमन, यहाँ डॉट डॉट लगा दी, यहाँ भी डॉट डॉट लगा, ये 3 डॉट। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका यहां से यहां तक, ये आपका EN में भी है और ये ए के अंदर भी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये EN इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट करेगा, EN इंटरसेक्शन ए, ये आपको समझ में आना चाहिए। आ रहा समझ में सबको, ये अंदर की जो मैंने इवेंट लिखा है, ये E1 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए, E3 इंटरसेक्शन ए, डॉट डॉट, और ये EN इंटरसेक्शन ए। सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा बताया मैंने आपको। अब देखिए अपने को क्या करना है कि इस ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना। तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ए कितना है, इतना बड़ा है, इतना ही है, यही है टोटल। अब ये टोटल टुकड़े टुकड़े में क्या आएगा, अपन इतने पोर्शन को ले ले, प्लस उसमें ये वाला पोर्शन प्लस कर दे, प्लस अपन उसमें ये वाला पोर्शन प्लस कर दे, प्लस अपन उसमें ये वाला पोर्शन प्लस कर दे, और प्लस ये वाला प्लस कर दे, तो टोटल ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा टोटल। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, पी ऑफ ए हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये पहला पार्ट ले लो, E1 इंटरसेक्शन ए प्लस, फिर ये वाला पार्ट प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस, फिर ये वाला पार्ट प्लस कर दो, P ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस अप टू डॉट डॉट, प्लस ये डॉट डॉट वाले को प्लस कर दिया मैंने, और प्लस EN इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए। देखिए जब आप ये सारी कॉमन वाली प्रोबेबिलिटीज के पार्ट को आप प्लस कर देंगे तो टोटल आपको पी ऑफ ए मिल जाएगा, मिलेगा भाई पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस अप टू डॉट डॉट, तो डॉट डॉट लगा दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए। ये जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी ए की टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, इतना पार्ट। तो ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। अब इसको एक स्टेप में थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा अपने पास, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, अब देखना यहाँ, बस इसी को आगे सॉल्व करके लिखें। अब देखिए यहाँ पर दो इवेंट है, पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, मतलब दो इवेंट, एक E1 है और एक ए है। अब ये E1 इवेंट थी आपकी और ये ए इवेंट थी। अब
पी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ए में दो इवेंट है। अब आपको ये दो इवेंट, ये देखो आप कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट रहती है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं रहती। किसके अंदर, ई1 और ए के अंदर यदि कोई भी चीज कॉमन ना हो तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और कोई भी चीज अगर इनके अंदर कॉमन है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर वो इफेक्ट डालेगी। तो ई1 और ए जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि ए तो इतनी बड़ी इवेंट है और ई आपकी इतनी बड़ी इवेंट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ई1 के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। तो ये दोनों इवेंट जो है वो डिपेंडेंट इवेंट हुई। और आपको मालूम है कि डिपेंडेंट इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी आती है तो वो क्या होती है, अपॉन में आती है। जैसे यहाँ पे दो इवेंट में पी ऑफ ए अपॉन बी रहता है अपने पास में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि अपन ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किसके ऊपर डिपेंड करती है, बी के ऊपर। और जो इवेंट नीचे रहती है वो वाली इवेंट पहले हो जाती है, मतलब ये वाली इवेंट अपने को पता रहती है, इसके बेस पे अपन ऊपर वाली की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो कंफर्म हो गया कि E1 और ए जो है ये डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी लगेगी यहाँ पे। ये डिपेंडेंट है क्योंकि डिपेंड करिए ये पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है। तो अब E1 इवेंट और ए इवेंट दोनों में से कौन सी इवेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले कौन सी इवेंट हुई थी। अब बताओ, मैंने जब आपको ये फिगर बताया तो पहले मैंने इवेंट E1 बताया था आपको या इवेंट ए बताया था? कौन सी इवेंट मैंने पहले बताया था? E1 बताया था पहले कि ए बताया था? कोई भी बच्चा बताओ भाई, जल्दी बताओ। अरे पहले इवेंट E1 आई थी। अरे ए कहाँ, मैंने तो पहले सैंपल स्पेस में आपको E1 E2 E3 ये किया, फिर एक इवेंट बाद में मैंने ए लिया था। ये तो मैंने बाद में लिया ना, फिर से बताओ। पहले E1 E2 E3 ये सारी इवेंट हो गई, उसके बाद मैंने ए इवेंट लिया था जो इन सबसे एसोसिएटेड थी। बाद में लिया था ना, लिया था बाद में लिया था मैंने एक। तो पहले इवेंट E1 हो गई और बाद में इवेंट ए हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये डिपेंडेंट इवेंट है। फॉर्मूला याद कराता हूं मैं आपको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट रहती है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट अगर रहती है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। और अगर ए और बी आपकी डिपेंडेंट इवेंट रहती है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि जैसे ए इवेंट पहले हो गई तो अपन पी ऑफ ए को लिखते हैं इनटू, अब पी ए इवेंट पहले हो गई। अब जब बी की जब अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अपने को पता है कि ए इवेंट पहले हो गई, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं अपन, पी ऑफ बी अपॉन ए, ऐसा लिखते हैं। ये वाली बी वाली इवेंट आपकी बाद में हो रही है और ए वाली इवेंट पहले। अगर अपन ये देखते हैं यहाँ पे पी ऑफ ए आ गया तो नीचे ए आता है, मतलब ए वाली इवेंट हो गई, ये आपको पता है पहले से इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बी वाली की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ए के ऊपर डिपेंड करे तो पी ऑफ बी अपॉन ए लिखते हैं। लेकिन ऐसा फॉर्मूला अपन कब लगाते हैं, जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये डिपेंडेंट इवेंट रहती है तब। अब मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे E1 और ए जो है ये डिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि इतना पोर्शन इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अगर उसके अंदर कोई भी चीज कॉमन ना है, उनका इंटरसेक्शन 5 हो तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। यहाँ पे ये डिपेंडेंट इवेंट है। अब डिपेंडेंट इवेंट में पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए है अपने पास में। अब इसमें अपने को ये भी मालूम है कि E1 इवेंट पहले हो गई है, तो अब डिपेंडेंट इवेंट का जो फॉर्मूला है आपका, तो डिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट इवेंट वाला क्या है, तो पी ऑफ ई हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। पहले इवेंट ई हो गई तो ये पी ऑफ E1 हो गया इनटू, अब जो ये ए इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन ई इवेंट पहले ही हो गई है तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, E1 के ऊपर डिपेंड कर रही है ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए अपॉन E1, ऐसा लिखा जाएगा इसको। देखो पहले E1 हो गई तो पी ऑफ E1 इंटू पी, अब ए इवेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रही है E1 के ऊपर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए अपॉन E1, पी ऑफ ए अपॉन ए। और अपन ऐसे भी याद रखते हैं कि यहाँ पे अगर पी ऑफ E1 आ गया तो नीचे E1 ही आ गया। देखो E1 से E1 कैंसिल हो जाता है, पहले भी अपन इस फैक्ट पे काम किए। तो पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए को क्या लिखा जाएगा, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस, अब ये दूसरे वाले पे ऐसे ही ऐसा इसको भी करना प्लस पी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। देखो इसमें E2 इवेंट पहले हो गई थी और बाद में फिर ए इवेंट हुई, तो आप ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है क्योंकि ये इसमें ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जब ये E2 और ए डिपेंडेंट इवेंट रहेगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ E2, ये इवेंट पहले हो गई इनटू, अब ए इवेंट हो रही है लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो E2 के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए अपॉन E2
देखो यहाँ पे पी ऑफ ई टू आया था, नीचे ई टू आया, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका पी ऑफ ए आ जाएगा। तो पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई टू। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होती तो डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए लिखते अपन, लेकिन ये डिपेंडेंट है तो पी ऑफ ई टू पहले लिख दिया इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई टू हो गया। ऐसे ये थर्ड वाले पे आते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं थर्ड वाले को, प्लस ये पी ऑफ थर्ड वाला ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये पी ऑफ ई थ्री इंटरसेक्शन ए। अब देखो इसमें ई थ्री इवेंट पहले ही हो गई थी और उसके बाद में ए इवेंट हुई थी, तो ई थ्री की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ई थ्री इनटू, अब उसके बाद में आपकी ए इवेंट हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ई थ्री के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए अपॉन ई थ्री। देखो यहाँ पे ई थ्री आया था, ई थ्री की प्रोबेबिलिटी आई थी, नीचे ई थ्री आई थी, प्लस अप टू डॉट डॉट है तो प्लस अप टू डॉट डॉट लगा दो, प्लस अब ये वाला पी ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए, ये वाला ई एन इंटरसेक्शन है। अब इसमें ए और ई एन और ए में पहले ई एन इवेंट हुई थी अपनी, तो ये ई एन पहले हो रही है, उसके बेस पे ए की प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते हैं, पहले ई एन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई एन इनटू, अब ए की प्रोबेबिलिटी, अब ए जो है वो ई वन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनटू पी ऑफ ए अपॉन ई एन। देखो यहाँ पे पी ऑफ ई एन आया था तो नीचे ई एन आया, तो ये मैंने डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी से पी ऑफ ए की वैल्यू लिख दिया। ये है अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला के मैंने तो प्रूफ करके बताया आपको कि ऐसा प्रूफ होता है। अब ये सिंपली कैसे अपन इसको याद रखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ये दिख रही है आपको, अब ये था वो पी ऑफ ए इक्वल टू ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ई टू ए इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटरसेक्शन ए प्लस अप टू डॉट डॉट पी ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए। ये है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ए। देखो इन सबको यदि आप प्लस कर दें, इसको 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 इसको, तो आपका ए के इक्वल आ जाएगा, यही आपकी टोटल। अब फिर हमने इसको डिस्क्राइब करके लिख दिए। इसको डिस्क्राइब करके लिखने में आपको दो चीजें याद रखना है। एक तो पहले आपको ये पता लगाना है कि ये जो यहाँ पे इवेंट ई वन और ए दिख रही है आपको, दोनों इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये पोर्शन कॉमन आ रहा है इसलिए डिपेंडेंट इवेंट है। तो अब अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन में डिपेंडेंट इवेंट वाला ट्रीटमेंट लगाएंगे। तो और उसमें अब दूसरी बात आपको ये देखना है कि आपको इवेंट पहले कौन सी हुई थी, ई वन हुई थी कि ए हुई थी, तो पहले ई वन हुआ था तो मैंने पी ऑफ ई वन की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, और अब ए उसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए अपॉन ई वन। हो गया इसका काम खत्म। फिर ऐसे ही पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए में ई टू इवेंट पहले हुई थी तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई टू, अब ए इवेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अपॉन ई टू हो जाएगा। देख लो यहाँ पे E2 था तो यहाँ E2 आ गया। ऐसे ही है पी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A में E3 इवेंट पहले हुई थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ 3, अब उसके बाद A इवेंट E3 के ऊपर डिपेंड करेगी तो पी ऑफ A अपॉन E3 डिपेंडेंट इवेंट है इसलिए, प्लस अप टू डॉट डॉट। ऐसे ही पी ऑफ EN इंटरसेक्शन A में EN इवेंट पहले हुई थी तो पी ऑफ EN होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, अब A की प्रोबेबिलिटी EN के ऊपर डिपेंड कर रही है तो पी ऑफ A अपॉन EN। इसको याद कर लो आप, ये है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या निकल गई है, ये उस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकल गई, टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गई जो हमने एक इवेंट कंसीडर किए थे जो इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड थी या जुड़ी थी। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये टोटल ए की प्रोबेबिलिटी दिख भी रहा है आपको, यहाँ से इस पोर्शन को इस पोर्शन को इस पोर्शन को प्लस कर देंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। इसमें भी अपना पुराना कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे E1 आ रहा है तो नीचे E1 आएगा, यहाँ पे E2 आ रही है यहाँ पे नीचे E2 आएगा, यहाँ पे E3 आ रहा है यहाँ पे E3 आएगा, यहाँ पे EN आ रहा है तो यहाँ पे EN आ रहा है। याद सिर्फ आपको इतना रखना है कि पहले कौन सी इवेंट हो रही, जिस जो इवेंट पहले हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, फिर दूसरी इवेंट में आपको फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी लगाना है क्योंकि वो डिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट रहती तो डायरेक्ट पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए आता, लेकिन ये तो डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट पे अपन ने पहले बहुत काम किए, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस। ये है अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी समझ गए आप। इस फॉर्मूले का यूज मैं अब अपने आने वाले आगे के थ्योरम में करूंगा। बेस थ्योरम, देखिए ये बेस लिखा हुआ है, ये इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझ लो आप, BAYES और ये S के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, ध्यान से समझना। मालूम है वैसे आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे बताना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई गड़बड़ करता है। बेस और S के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि बेस का थ्योरम, आगे थ्योरम लिखा है तो बेस का थ्योरम मतलब बंदे का नाम क्या है, बेस,
और ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब का। बेस का थ्योरम, जैसे पाइथागोरस का थ्योरम होता है, ऐसा बेस का थ्योरम है। और कोई नाम हो सकता है मैथमेटिशियन का, बेस का थ्योरम। एपोस्ट्रॉफी यहां पे लगा दिए तो इसका मतलब हो गया बेस का थ्योरम। और किसी ने एपोस्ट्रॉफी ऐसा लगा दिया, BAYES, ऐसा लगा दिया, ये हो गया बे। और यहां पर एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, अब इसको पढ़ेंगे बेस, लेकिन इसका मतलब हुआ बे का थ्योरम। बे अपन बोलते हैं ना, अबे साले, है ना, गाली बकते हैं किसी को, गाली इसी टाइप की बकते हैं, और ये कॉमन गाली है, ये कोई भी बकता है, अबे साले। मम्मी बोल देती हैं आपकी घर में, अबे साले बोल देती ना। तो ये एक बड़ी एक नॉर्मल टाइप की गाली है अपनी सोसाइटी के अंदर, अबे। किसी को कोई भी अभी बोल देता है अबे, और अबे और साथ में साला भी जोड़ देते हैं, हाँ, अबे साले, ऐसा। तो अब इसका नाम ये हो गया बे, और यहाँ अपोस्ट्रोफी लगी और ये एस, तो आप इसको पढ़ते बेस है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, बे का थ्योरम। और ये जो लिखा हुआ है ऊपर BAYES और एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब है बेस का थ्योरम। बेस का थ्योरम और बे का थ्योरम, दोनों चीज में डिफरेंस है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपन किसी का नाम सही प्रोनाउंस करो तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, गलत प्रोनाउंस करो तो खट से वो ऑब्जेक्ट करता है या उसको खराब लगता है कि यार ये मेरे नाम को गलत तरीके से पढ़ रहा है। अब गलत में भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत है कि कोई गलत बोल रहा है तो आदमी उसको वो कर लेता है, लेकिन अगर किसी ने किसी के नाम को बिगाड़ के बोल दिया तो फिर उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे किसी का नाम, अच्छा सा नाम लेता हूँ मैं, क्या नाम ले लूँ, अपनी क्लास में से एक नाम लेते हैं ना, जो बच्चे बैठे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे अपनी क्लास में एक बच्चा बैठा है, उनका नाम है मयूरी, है ना, मयूरी, आ रही हो मयूरी, देख रहे हैं, हाँ, मयूरी देख रहे हैं। देखिए हमने मयूरी एक बच्चे का नाम लिया, एक स्टूडेंट का नाम है मयूरी, ये एक अपने स्टूडेंट का नाम है जो अपनी क्लास में बैठे हुए, ठीक है, इनका नाम मयूरी है। अब देखना आप नाम का खेल। अब अगर मैं इनको बोलूं कि मयूरी के प्लेस पे मैं इनको मयूर बोल दूं, ठीक है, मयूर बोल दूं, तो इनको लगेगा कि यार मेरा नाम मयूरी है, ये मयूर बोल रहा है, लेकिन ये इनको उतना बुरा नहीं लगेगा, उतना ज्यादा बुरा इनको नहीं लगेगा। बोलेंगे ठीक है सर ने गलती से मयूर बोल दिया, कुछ वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, उतना मतलब लगेगा तो अपने नाम बिगड़ गया उनका, मतलब मयूरी से मयूर हो गया, सीधा सीधा पर्सन ही चेंज हो गया ना, मयूर से मयूरी से मयूर हो गया। लेकिन फिर भी इनको उतना ज्यादा ये मतलब उतना ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, अगर कभी किसी ने गलती से मयूर बोल दिया तो उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, मतलब उतना ज्यादा वो नहीं लगे। लेकिन अगर किसी बंदे का नाम मयूर है, ठीक है, अब अगर उसको कोई मयूरी बोल दे तो वो खोल जाता है, खोखला जाता है, मेरा नाम मयूर, मयूरी थोड़ी है, मेरा नाम मयूर है, होता है ना ऐसा। किसी के भी नाम में आप मात्रा को इधर उधर कर दो तो उसका नाम एकदम से चेंज हो जाता है, वो बॉयज से सीधा गर्ल्स के नाम में चला जाता है, गर्ल्स से सीधा बॉयज के नाम में आ जाता है। तो अपन ने अगर मयूरी को मयूर बोल दिया तो वो गलत है, वो रिएक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट करेगी, सर मेरा नाम मयूर नहीं है, मेरा नाम मयूरी है ना। तो उसका नाम वो सही बताना चाहेगी कि आप मेरे नाम को सही से दो, क्योंकि उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। और यदि अपन ने मयूर को मयूरी बोल दिया तो वो तो एकदम से चिल्लाएगा सर मेरा नाम मयूरी थोड़ी है, मैं मयूर हूँ करके, तो ऐसा थोड़ा चिल्लाने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाम का जरा सा हेर फेर हो गया, जरा सी अगर गड़बड़ी से अपने नाम बोल दिए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि बे का थ्योरम, BAYES, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ लगी रहेगी तो ये बे का थ्योरम हो गया, मतलब उसका नाम बे हो गया, और ये का थ्योरम, उसका थ्योरम, बे का थ्योरम। और एपोस्ट्रोफी कभी यहाँ लगाएंगे बेस, तो उसका नाम बेस हो गया और ये बेस का थ्योरम हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा है ये बेस लिखा हुआ है, मतलब बंदे का नाम या मैथमेटिशियन का नाम बेस है, बे नहीं है। तो अपने को बेस पढ़ना है, उसको बेस पढ़ेंगे तो इसको भी बेस और इसको भी बेस, लेकिन लिखते वक्त में आपको ऐसा लिखना है, इसका मतलब है कि आपने उसका नाम सही लिखे, लिखे भी सही, और लिखते वक्त में आपको मालूम है कि चीजें सही लिखी होना चाहिए। बोलते वक्त में तो कभी मुंह से अगर गलत निकल जाता तो अपन उसको सुधार कर देते, लिखते वक्त में एक बार जो चीज लिखा गई तो वो लिखी रह जाती। तो बेस का थ्योरम, तो अपने को एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना है, तो ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट है ये है बेस, और ये बे का थ्योरम है, ये आपको ऐसा नहीं लिखना है। पढ़ते वक्त में ये भी बेस है और ये भी बेस है, लेकिन इसका मतलब है कि बेस का थ्योरम और इसका मतलब है बे का थ्योरम। तो सही प्रोनाउंसिएशन बताना इसलिए जरूरी था कि कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, बोल पढ़ते उसको बेस है, लिखते टाइम पे गलत लिख देते हैं। और आपको पता है कि अपनी क्लास के अंदर गलत चीजों के लिए
कोई प्लेस नहीं है। अपन करेक्ट से करेक्ट करते हैं, अपने मैथमेटिक्स एकदम से करेक्ट होना चाहिए, भले ही अपन उसके ऊपर 15 मिनट डिस्कस कर ले एक ही चीज के ऊपर, क्योंकि ये चीजें हैं अगर आपने इसको सही से सीख लिए तो कभी आपको किसी को सिखाने का मौका मिला तो आप उसको सही सिखाओगे, और यदि आपने कभी इसको गलत सीख लिए तो फिर आप पता नहीं कितने लोगों को गलत सिखा सकते हैं, कभी आप टीचर उचर बन गए तो बड़ी बदनामी की बात होती है उसमें। ठीक है, इसलिए मैं आपको करेक्ट चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम है। ठीक, तो बेस का थ्योरम, और लिखते टाइम में अपोस्ट्रोफी आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे आप तो बे का थ्योरम हो जाएगा। बे और बेस में अंतर है, नाम आपने बेस नाम था बेचारे का, उसको आपने बे कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो एक बात तो मैंने नाम के बारे में क्लियर कर दिया, और आपकी बुक में भी देख लो, आप बुक में भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में ये देखो बेस ऐसा लिखा हुआ है ना, बेस, ये बेस लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। और कोई किताब देखेंगे आप तो उसमें हो सकता है अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा के बेस लिख दो, वो बे का थ्योरम लिख दे, लेकिन ये बेस है, ये करेक्ट है, वही मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक, हर चीज बताते हैं बच्चों को, बड़ा मजा आता है हमको बताने। अब ये बेस का थ्योरम हम अप्लाई कैसे करेंगे और ये क्या होता है वो मैं बता दूं, पहले इसकी सिचुएशन बताता हूँ कि अपने को बेस का थ्योरम लगाना कहाँ, कब लगेगा ये बेस का थ्योरम, पहले वो सिचुएशन बताता हूँ आपको। जब आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी फिर मैं आपके बेस के थ्योरम का फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताऊंगा, छोटा सा फॉर्मूला उसका, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि अपने पास में एक बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है अपने पास में, और एक बॉक्स और है, दो बॉक्स लिया है मैंने, ये तो दो कोई बॉक्स है, ज्यादा भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, मैंने 2 लिए। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स है, मान लीजिए कि 5 ब्लैक बॉल्स है और 3 रेड बॉल्स है। बॉल समझते ना आपको, गेंद है, इस बॉक्स के अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। और ये दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर 6 ब्लैक बॉल है, कितनी भी ले सकते हैं, और 4 रेड बॉल्स है। ये दो बॉक्स में ऐसी बॉलें भरी हुई, इसमें 5 और 3 8 बॉल्स है, इसमें 6 और 4 10 बॉल्स है, इसमें 5 ब्लैक है और 3 रेड है, इसमें 6 ब्लैक है और 4 रेड बॉल है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक बॉल निकालना है। ठीक है, तो एक बॉल निकालना है, तो आपको एक बॉल निकालने के लिए आपको बोला गया कि बेटा एक बॉल निकाल लो। तब आपके पास में ये 2 बॉक्स है, तो अब आपके पास में चॉइस है कि आप ये वाला बॉक्स में से बॉल निकालते हैं या ये वाले बॉक्स में से बॉल निकाल, आप किसी में से भी निकाल, आपको एक बॉल निकालना है, 2 बॉक्स रखे, 2 बॉक्स में ऐसी ऐसी बॉलें हैं, अब आपको एक बॉल निकालना है। तो आप चाहे तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं बॉल निकालने के लिए, आप चाहे तो ये वाला बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इस इवेंट को हम E1 ले लेते हैं। अगर आपने पहले वाले बॉक्स को सिलेक्ट करने वाली इवेंट को E1 ले लिया, आप इस बॉक्स में से बॉल नहीं निकालना चाहते, आप सेकंड बॉक्स में से बॉल निकालना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को की जो इवेंट है इसको सिलेक्ट करने की इवेंट को हम E2 ले लेते हैं। अब आपके पास में चॉइस, आपको ये बोला गया है कि बेटा आपको ये 2 बॉक्स है, उसमें से आपको एक बॉल निकालना है। अगर आप इस बॉक्स में से बॉल निकालते हैं तो उस इवेंट को E1 नाम दे दिया मैंने, और आप इस बॉक्स में से बॉल निकालते हैं तो उस इवेंट को मैंने E2 नाम दे दिया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक बॉल निकालने के लिए आपको इन दोनों बॉक्स में से कोई एक बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया कि हम इस बॉक्स में से बॉल निकालेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1 इज इक्वल टू, अब देखना आपको केवल बॉक्स सेलेक्ट करना है कि मुझे पहले बॉक्स में से बॉल निकालना है। अभी बॉल कौन सी निकालना है तो बाद में, तो आपको 2 बॉक्स में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो देखो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या N ऑफ S 2 हो जाएगा। अब ये 2 बॉक्स में से आप ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके फेवर में कितने बॉक्स हैं, यहाँ पे एक ही बॉक्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2। मतलब यदि आप पहला बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब ऐसा ही अगर आप दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E2 इज इक्वल। अब यहाँ देखो, आप ये वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E2 हो जाएगी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, यहाँ पे 2 है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 आ गए। अब ये
सेकंड वाले बॉक्स के फेवर में कितने बॉक्स है यहाँ पे, फेवरेबल केसेस एक ही बॉक्स है सेकंड वाला, तो इसके फेवरेबल केसेस 1 हो जाएंगे। तो पी ऑफ E2 भी आपका 1/2 है, मतलब चाहे आप ये वाले बॉक्स को सिलेक्ट करो चाहे आप ये वाले बॉक्स को सिलेक्ट करो, दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मतलब बेस थ्योरम के लिए आपको ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए रहेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस के प्लेस पे दूसरी चीजें भी हो सकती है, थैले हो सकते हैं, बॉक्स हो सकते हैं, मशीन हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा इवेंट यहाँ पे होना चाहिए जिसमें से आपको कोई चीज निकालना है या कुछ करना है। तो ये 2 बॉक्स थे आपके पास में, सबसे पहले आपको उन बॉक्स को सिलेक्ट करने वाली इवेंट सपोज करना है, या इवेंट दिखेगी आपको तो एक को E1 ले लो, E2 ले लो, अगर तीसरी भी इवेंट है तो वो E3 भी आ जाएगी। अगर तीसरी इवेंट भी होती है यहाँ पे, तीसरे बॉक्स में भी बॉल निकाल रखती तो उसकी इवेंट को अगर अपन E3 लेते तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आती, पी ऑफ E3 कभी हो जाता। तो टोटल बॉक्सेस 3 हो जाते हैं आपके, तो 3 और E3 को सिलेक्ट करने का वे 1/3, तो ये 1/3 इसकी भी प्रोबेबिलिटी आती। पी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 आती, पी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होती है अगर 3 बॉक्स रहते। पहले आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। मैंने 3 बॉक्स के लिए बताया, 3 रहेंगे तो 1/3 ऐसी आ जाएगी। तो एक सिचुएशन तो ये आपको मिलेगी कि उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ कुछ चीजें रहेगी। अब एक स्पेशल इवेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी, कौन सी इवेंट, जो इन दोनों इवेंट से एसोसिएटेड रहेगी। अब मान लीजिए वो इवेंट है कि आपको इन दोनों बॉक्स में से एक बॉल निकाली जाती है और वो बॉल कैसी है, रेड बॉल है। ए एक इवेंट ले रहे हैं, ये सबसे स्पेशल इवेंट है आपके इसकी, ए स्केटिंग या ड्राइंग, ड्राइंग रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल। रेड बॉल निकालने वाली इवेंट है, वो रेड बॉल इसमें से भी निकाल सकते हैं और इसमें से भी निकाल सकते हैं। ये इस इवेंट को मैं स्पेशल इवेंट या थर्ड इवेंट बोलता हूँ। थर्ड इवेंट का मतलब जैसे 2 इवेंट दी हुई है आपको पहले से, एक थर्ड इवेंट ए रहेगी, या फिर 3 इवेंट दी हुई है तो फिर ये थर्ड इवेंट नहीं रहेगी, ये फोर्थ इवेंट हो जाएगी, मतलब इसको स्पेशल इवेंट रहेगी। और ये कैसी इवेंट रहेगी, जो इन दोनों इवेंट से रिलेटेड रहेगी, मतलब इस बॉक्स से भी रिलेटेड रहेगी और इस बॉक्स से भी। जो बॉल आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, रेड बॉल निकाल रहे हो तो आपको रेड बॉल इसमें से भी निकालना है और इसमें से भी निकालना है। तो एक स्पेशल इवेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगी, वो आपको सेलेक्ट करना है, आपको दिखाई देगी वहां पे, या आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन सी वो स्पेशल इवेंट है जो इन दोनों इवेंट से रिलेटेड है या एसोसिएटेड। वो जो ए इवेंट अभी अपन ने लिए थे टोटल प्रोबेबिलिटी में, जो सारी इवेंट से एसोसिएटेड थी, दोनों इवेंट से एसोसिएटेड एक इवेंट है रेड बॉल निकालना, ड्राइंग और रेड बॉल। अब आपको रेड बॉल निकालना है, तो आप देखो हम इस बॉक्स में से रेड बॉल निकालते हैं और फिर इस बॉक्स में से रेड बॉल निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। अब मान लीजिए आप पहले वाले बॉक्स में से रेड बॉल आप निकाल रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, रेड बॉल निकालने की निकालना है। और काय में से निकाल रहे हैं आप, पहले वाले बॉक्स में से निकाल रहे हो, तो ये पी ऑफ ए, आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। और आपको ये बता दिया गया है, आपको ये बता दिया जा रहा है कि एक रेड बॉल निकालो, लेकिन किसमें से निकालो, फर्स्ट वाले बॉक्स में से निकालो। तो ये आपको पता है कि आप E1 में से निकाल रहे हो, तो पी ऑफ ए अपॉन E1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेड बॉल निकालना है, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है कि आप पहले बॉक्स में से या E1 वाले बॉक्स में से रेड बॉल निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए अपॉन E1। इसका मतलब है हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन किस में से निकाल रहे हैं, E1 बॉक्स में से निकाल रहे हैं। ये इवेंट आपको पता है, तो जो चीज, जो इवेंट पहली हो गई, देखो इवेंट E1 इवेंट आपकी पहली हो गई है, तो वो इवेंट आपकी नीचे आ गई। अब पी ऑफ ए अपॉन E1 का मतलब हमको एक रेड बॉल निकालना है, लेकिन किसमें से निकालना है, इस E1 बॉक्स में से निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर नीचे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगी, तो 5 + 3 कितनी टोटल बॉल हो गई, 8 हो गई। 8 बॉल में से एक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 8 टाइप से, ये तो 8 हो गया। अब आपको निकालना क्या, एक रेड बॉल निकालना, तो रेड बॉल कितनी है इस बॉक्स में, 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं आप, 3 टाइप से, तो 3C1 या 3। तो पहले बॉक्स में से यदि आप रेड बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अपॉन E1 इज इक्वल टू 3/8 होगी। अब आप दूसरे बॉक्स में से अगर रेड बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए अपॉन E2। आपको निकालना रेड बॉल ही है, निकालना आपको रेड बॉल ही है, लेकिन इस बार आप E2 बॉक्स में से निकाल रहे हैं, आपको बता दिया गया कि आपको E2 बॉक्स में से बॉल निकालना, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए अपॉन E2 का मतलब है निकालेंगे हम रेड बॉल, लेकिन किस में से निकाल रहे हैं, E2 में से निकाल। ये इवेंट हमको पहले से पता है E2 कि E2 में से आपको जाके रेड बॉल निकालना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो 6 + 4 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10 है, तो 10 बॉल में से एक बॉल निकालना आपको, एक रेड बॉल, तो उसके भी हो गए 10C1 या 10। अब इसमें रेड बॉल कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही, तो 4 में से एक रेड बॉल कितने टाइप से निकलेगी, 4C1 या 4 बेस में निकलेगी, तो 4/10 इसकी प्रोबेबिलिटी का। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 2/5।
इतनी बात समझ में आई। ये स्पेशल इवेंट जब फर्स्ट बॉक्स में से होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अपॉन ई1। ये स्पेशल इवेंट ए जो है अगर सेकंड बॉक्स में से रेड बॉल निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। इतना काम आपको करना। और क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सिचुएशन पता चलेगी बेस थ्योरम के लिए कि एक बॉक्स ई1 है, एक बॉक्स ई2 है, उसमें से एक बॉल निकालना है और वो जो बॉल निकाल रहा है वो रेड बॉल है। ऐसी भी एक इवेंट, स्पेशल इवेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, ड्राइंग का रेड बॉल। अब ये रेड बॉल आप एक बार फर्स्ट बॉक्स में से निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अपॉन ई1, फिर यही वाली रेड बॉल आप सेकंड में से भी निकालो पी ऑफ ए अपॉन ई2। ये ए वो इवेंट है जो इन दोनों से एसोसिएटेड है। तो अब आपको फाइनली क्या बोलेगा, इतनी सब चीज बता देगा वो क्वेश्चन वाला, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख के देगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा। और फाइनली वो बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। अब बोलेगा वो यहां पर इतने के बाद में find the probability that the ball is drawn from the first box। ये इतनी सब चीजें होने के बाद में बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल मतलब वो वाली बॉल, कौन सी बॉल, वो रेड बॉल, इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब आपको रेड बॉल तो निकालना है लेकिन वो रेड बॉल कहां से निकालना है, आपको फर्स्ट बैग से निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ, किस बैग में से निकालना है आपको, किस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1 बैग की प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ये आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सी बॉल निकालना है, ए बॉल निकालना है। तो पी ऑफ E1 अपॉन ए, ये वाली प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसका मतलब समझो, अब आपने रेड बॉल तो निकाल लिए, इस बैग में से भी निकाल लिए, इस बैग में से भी निकाल लिए, तो अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो रेड बॉल आपने निकाले थे, ये रेड बॉल निकाल लिया आपने, वो इवेंट हो गई। अब हमको ये बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो रेड बॉल निकाली गई वो फर्स्ट बैग से ही निकाली गई। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप E1 की निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकाली गई, इस बात की, ये रेड बॉल आपने निकाली, आपको मालूम है कि आपने रेड बॉल निकाल चुके, आप ये इवेंट हो गई। अब हमको ये बताना है कि वो जो रेड बॉल आपने निकाले वो फर्स्ट बैग से ही निकाली गई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ E1 अपॉन ए। ये कैलकुलेट करेंगे अपन बेस थ्योरम की हेल्प से। देखो ये वाली इवेंट, ये इवेंट अलग अलग है, ये पी ऑफ ए अपॉन E1 है, ये पी ऑफ E1 अपॉन ए है, ये पी ऑफ ए अपॉन E2 है, ये पी ऑफ E1 अपॉन ए है। अब इसमें एक सिचुएशन और आ सकती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग भी बोल सकता है, यहां पर सेकंड बैग भी बोल सकता है, सेकंड बैग। मतलब वो जो रेड बॉल आपने निकाले हैं वो आपको सेकंड बैग से निकालने के लिए कभी वो बोलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ E2, सेकंड बैग वाली इवेंट आपकी E2 थी और रेड बॉल आपने निकाले, वो नीचे आ जाएगी, पी ऑफ E2 अपॉन ए। आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी आपकी बेस थ्योरम से, देखो इसमें और इसमें और इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकल रही कि वो जो बॉल निकाले थे वो फर्स्ट बैग से निकल रही, इस बात की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से। और कौन सी बॉल, रेड बॉल, वो वाली इवेंट नीचे आ गई। आपको पता है कि रेड बॉल तो आपने निकाले लेकिन वो आपने फर्स्ट बैग से निकाले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि वो जो रेड बॉल आपने निकाले थे वो सेकंड बॉक्स से अगर आप निकालते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेकंड बॉक्स के लिए पी ऑफ E2 ऊपर लिखेंगे और ए नीचे आएगा। तो सेकंड बॉक्स से निकालेंगे तो E2 अपॉन ए, पी ऑफ E2 अपॉन ए प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड बॉक्स से निकालेंगे वो रेड बॉल तो उसकी प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए होगी, फर्स्ट बॉक्स से निकालेंगे तो E1 अपॉन ए। और कभी थर्ड वाला भी बॉक्स रहता है वहां पे, तीसरा बॉक्स भी रहता है और आपको तीसरे बॉक्स में से वो रेड बॉल निकालना तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ E3 अपॉन ए, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे अपन कैसे, ये कैलकुलेट करेंगे अपन बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम के लिए आपको ये सिचुएशन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में। ये सिचुएशन जब आपको समझ में आ जाएगी तो फाइनली आप बेस थ्योरम से अपन ये निकालेंगे। देखो ये वाली ये अलग अलग है, इसमें ए ऊपर है, इसमें E1 नीचे है, इसमें E1 ऊपर है, ये जस्ट उल्टी हो गई उसकी सब। अपने को ये चीजें कैलकुलेट करना है, ये अपन बेस थ्योरम से कैलकुलेट करना। आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं इसके लिए बताता हूँ आपको बेस थ्योरम। मतलब अब ये अपने को डायरेक्ट अप्लाई करना है या डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन ये कब कैलकुलेट करेंगे, जब ये सिचुएशंस अपने को क्वेश्चन में दिखाई देगी और ये सब चीज अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन बेस थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बेस थ्योरम क्या होता है। तो बेस थ्योरम
को अप्लाई करने के लिए एक बार कंडीशन को बोल के बताता हूँ मैं आपको कि कैसी रहेगी क्वेश्चन में, और फिर अपन ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको एक से ज़्यादा बॉक्सेस रहेंगे या एक से ज़्यादा पैक रहेंगे या एक से ज़्यादा मशीनें रहेंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके एक से ज़्यादा रहेंगे, मतलब 2 3 4 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, या इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। तो उसमें से आपको एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसकी इवेंट के लिए आप उसको, अगर 2 चीज़ें हैं तो E1 E2 आप सपोज कर लें कि एक को E1 और एक को E2। सबसे पहले उनको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, P ऑफ E1 P ऑफ E2, ये हो गया। फिर उसके बाद में एक स्पेशल इवेंट उसके अंदर डिस्क्राइब करके दी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे एक रेड बॉल निकालना है, वो आपको एक रेड बॉल निकाली जाती है, तो रेड बॉल दोनों बॉक्स से निकाली जाएगी, दोनों से रिलेटेड होगी, इसमें भी रेड बॉल होगी, इसमें भी रेड बॉल होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को अपन ए कंसीडर कर लेंगे, हमेशा ए कंसीडर करेंगे अपन, कि जो स्पेशल इवेंट रहेगी वो ए रहेगी। अब उस रेड बॉल को आप पहले फर्स्ट बैग में से निकाल लेंगे, फिर आप उस रेड बॉल को सेकंड बैग में से निकाल लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें। फिर क्वेश्चन फाइनली ये बोलेगा आपसे आखिरी में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल आपने निकाले रेड बॉल, वो आपने फर्स्ट बैग से निकाले। तो फर्स्ट बैग की इवेंट को ऊपर रखेंगे, नीचे उस ए को रखेंगे। वो ये बोल सकता है कि जो रेड बॉल आपने निकाले वो सेकंड बैग से निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सेकंड बैग बोल रहा तो E2 ऊपर आएगा, ए नीचे ही आएगा। और अगर वो थर्ड बैग से कभी बोलता है कि वो जो रेड बॉल आपने निकाले वो थर्ड बैग से निकाले, तो E3 ऊपर आएगा, ए नीचे रहेगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बेस थ्योरम से अपन, आप बताता हूं मैं आपको कि बेस थ्योरम होता है क्या। लेकिन बेस थ्योरम को अप्लाई करने के पहले ऐसी सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी, तो आप वहां पे बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और नहीं तो फिर वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगेगा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि बेस थ्योरम में अपन कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसा फॉर्मूला अपना जनरेट होगा। ये बेस थ्योरम, अब मान लीजिए कि अपन निकाल रहे वैल्यू P ऑफ E1 अपॉन ए। ये E1 वही है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने वाली इवेंट, और ए वही है जो रेड बॉल मैंने बताया था आपको जो स्पेशल इवेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी बोल रही है P ऑफ E1 अपॉन ए, का मतलब है कि वो जो रेड बॉल आप निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है, लेकिन फर्स्ट बैग से वो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकल, जो रेड बॉल आपने निकाले वो इवेंट पहले हो गई, वो नीचे आ गई आपकी, नीचे आ गई। और इस फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये अपन बेस थ्योरम से निकाल रहे हैं। तो अब P ऑफ E1 अपॉन ए का मतलब है कि अपन फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकाल रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब देखो पुरानी चीजों का यूज करूंगा मैं इसके अंदर। ये E1 अपॉन ए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रही है P ऑफ E1 अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो है E1 जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ पर दो इवेंट है, तो ऊपर अपना क्या आता है, इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, ऐसा आ गया। अब नीचे आपका ए था, तो ये P ऑफ ए आ जाएगा। नीचे आपका ए था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, P ऑफ ए हो गया। अब देखना, अब ये जो P ऑफ ए दिख रहा है आपका, ये ए वो इवेंट है जो जितनी भी इवेंट रहेगी उससे एसोसिएटेड रहेगी। तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी से अपन P ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर नीचे P ऑफ ए के प्लेस। अब ऊपर देखो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, ये वाली प्रोबेबिलिटी। अब E1 और ए जो इवेंट है, ये दोनों इवेंट कैसी है, E1 और ए इवेंट ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो E1 का जो पार्ट था वो ए के अंदर भी था, टोटल प्रोबेबिलिटी में आप जाओ, पहले अपनी E1 इवेंट हुई थी, पहले अपन ने बैग को सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर उसमें से एक रेड बॉल निकाल के ये इवेंट बाद में हुई। पहले इवेंट कौन सी हुई, E1 हुई, और बाद में आपकी ए हुई। और ये दोनों इवेंट कैसी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर कॉमन होगा। रेड बॉल बोला उसने, तो रेड बॉल निकालने को, तो रेड बॉल फर्स्ट बैग के अंदर भी है, और रेड बॉल अपन निकाले, दोनों में रेड कॉमन है। सेकंड बैग में से निकाल रहे हैं आप, उसमें भी रेड बॉल बोल रहा है, ये रेड बॉल तो ये कॉमन है, मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा आपका, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए आपका P ऑफ E1, ये इवेंट पहले ही हो गई, मतलब आपने पहले बैग को सिलेक्ट कर ली, ये इवेंट होगी। अब उसके बाद उसमें से अपन रेड बॉल निकाल रहे, तो रेड बॉल इस E1 के ऊपर डिपेंड करेगी, तो P ऑफ ए अपॉन E1 ऐसा लिखा जाएगा इसको। क्यों, क्योंकि E1 और ए डिपेंडेंट इवेंट है, और पहले आपकी E1 इवेंट हो गई थी, आपने एक बैग सेलेक्ट कर लिए थे फर्स्ट बैग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू आप ए की प्रोबेबिलिटी E1 के ऊपर डिपेंड कर रही, ए अपॉन E1। ये देखो E1 यहाँ ऊपर है तो E1 नीचे आ गया, कैंसिल हो जाता है, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ये डिपेंडेंट इवेंट से ऐसा हो गया। और नीचे जो P ऑफ ए है, ये ए जो इवेंट है ये आपकी पहले वाले बॉक्स से भी एसोसिएटेड है और दूसरे वाले बॉक्स से भी एसोसिएटेड है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी अपने को एक ही लिखना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए का E1 के साथ में इंटरसेक्शन का क्या था, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1।
प्लस, अब ए इवेंट जो है वो E2 से भी एसोसिएटेड है, इसमें E2 इवेंट पहले हो गई थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए लिख रहे हैं अपन, तो P ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2, ए अपॉन E2। बस देखो यहाँ पे दो इवेंट थी E1 और E2, तो ये अपन दो इवेंट का सम लिखे अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1। देखो E1 यहाँ ऊपर था तो E1 नीचे आ गया, यहाँ पे यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर था तो यहाँ नीचे आ गया, और दूसरी इवेंट P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2, ये कैंसिल हो, दो इवेंट थी इसलिए इतना सम आया। अगर तीन इवेंट होती तो यहाँ पे P ऑफ 3 इंटू P ऑफ ए अपॉन E3 आता, एन इवेंट होती तो लास्ट में P ऑफ En इंटू P ऑफ ए अपॉन En आता टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखा है, और ये वाला आपका डिपेंडेंट इवेंट है E1 और A, उससे लिखा है। तो ये हो गया आपका P ऑफ E1 अपॉन, ये है आपका बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में अब इसको लिखना कैसे, फॉर्मूला कैसे जनरेट करके लिखना है, आपको डायरेक्ट ये बोलेगा कि फर्स्ट बैग में से आपने वो रेड बॉल निकाले, तो ये P ऑफ E1 अपॉन ए, तो ये E1 ऊपर है तो यहाँ पे आप E1 से स्टार्ट करो, P ऑफ E1, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे E1 आ गया तो यहाँ नीचे आपका E1 आना चाहिए, तो P ऑफ ए अपॉन E1 आ जाएगा। अब नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो दो इवेंट थी वहां पे, तो सीक्वेंस से लिख दो, पहले यही वाली लिख दो आप जो यहाँ लिखा है, E1 वाली की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P अपॉन E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2। अगर तीसरी भी इवेंट रहती तो उसको भी प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस से लिखेंगे। तो ये आपका P ऑफ E1 इंटू ए की वैल्यू बेस थ्योरम से हो गई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2। ऊपर E1 था तो E1 से स्टार्ट करके ऐसा लिखो, नीचे जितनी भी इवेंट है उसका सम करके जैसा ये ऊपर लिखा वैसा ये लिख दो। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, और ये डिपेंडेंट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है उससे मैंने इसको ओपन किया। ये आपके पास में बेस थ्योरम का एक फॉर्मूला आ गया, P ऑफ E1 अपॉन ए, यही है आपका बेस थ्योरम। ऐसे आपकी P ऑफ E1 अपॉन ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी निकल रही कि वो जो रेड बॉल हमने निकाले थे वो फर्स्ट बैग में से निकाले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाले, और वो रेड बॉल आपकी काय में से निकली फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आई P ऑफ E1 अपॉन। अब कभी वो ऐसा बोल देता कि वो रेड बॉल आपको सेकंड बैग में से निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग में से वो रेड बॉल निकाली गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेस थ्योरम से, वो हो जाएगी P ऑफ E2 अपॉन ए। देखो E2 अपॉन ए बोलेंगे मतलब सेकंड बैग में से वो रेड बॉल निकाली गई, तो देखो ऊपर E2 है तो यहाँ पे E2 से स्टार्ट करो, तो ये P ऑफ E2 हो गया इनटू, अब यहाँ E2 आया तो नीचे E2 आएगा, P ऑफ ए अपॉन E2, ऊपर ऐसा हो जाएगा। और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो E1 और E2 दो इवेंट है तो E1 से ही लिख दो आप सीक्वेंस से, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2, टोटल प्रोबेबिलिटी है ये, इंटू P ऑफ ए अपॉन E2। बस ये हो गया आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला। इसका मतलब हो गया कि वो जो रेड बॉल आपने निकाले थे वो सेकंड बैग से निकाले थे, कौन सी बॉल, रेड बॉल, आपको पता है सेकंड बैग से रेड बॉल अगर निकलती तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से ये हो जाएगी। अब मान लीजिए कभी थर्ड बैग भी वहां पे रहता, अगर आपको कभी ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना हो, ये इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब मान लीजिए कभी सिचुएशन ऐसी रही कि वहां पर तीन बॉक्स हैं और आपको तीसरे बॉक्स में से बॉल निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E3 अपॉन ए। इसका मतलब है कि वो जो रेड बॉल निकाली गई वो थर्ड बैग में से निकाली गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेस थ्योरम से। देखो ये E3 से स्टार्ट हो रहा है, E3 अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब थर्ड बैग में से बॉल निकाल रहा है तो E3 की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब किसके बेस के ऊपर, ए के ऊपर। मतलब आपको ये पता है कि रेड बॉल निकालना है, लेकिन कहां से निकाल रहे हैं, फर्स्ट, कहां से निकाल रहे हैं, थर्ड बैग, थर्ड बॉक्स या थर्ड बैग के अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये E3 है ऊपर, तो E3 से स्टार्ट कर दो यहाँ पर, P ऑफ E3। अब देखो यहाँ E3 आया तो नीचे E3 आएगा, P ऑफ ए अपॉन E3, ऐसा। अब नीचे आपको टोटल लिखना है तो ये तीन इवेंट है तो तीनों सीक्वेंस से लिख दो, 1 से शुरू करो और 3 तक जान दो। टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1। देखो यहाँ ऊपर E1 था तो नीचे E1 आ गया, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2 प्लस थर्ड इवेंट P ऑफ E3 इंटू P ऑफ ए अपॉन E3।
पी ऑफ ए3 लिखा है वो ऐसा। अब मान लीजिए चौथी इवेंट भी रहती थी, डॉट डॉट कितने इवेंट तक ले जा सकते हैं अपन, एन तक के ले जा सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी जो ऊपर दिख रही है उसी से स्टार्ट करना, और कैसे हर कहीं पे भी आप चेक करेंगे तो यहाँ अगर E3 लिखा है तो यहाँ E3 रहेगा, यहाँ पे E1 लिखा है तो यहाँ E1 रहेगा, यहाँ E2 है तो यहाँ E2 रहेगा, यहाँ E3 है तो E3 रहेगा। ये आपके थर्ड केस के लिए भी हो गया। कोई भी सिचुएशन बोल सकता है क्वेश्चन आपको, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे निकालना है, और ऐसे बेस थ्योरम के फॉर्मूले जनरेट होते हैं। बेस थ्योरम में वो जो रेड वाली है, जो वो स्पेशल इवेंट है, वो जो स्पेशल बॉल आपकी निकली, वो किस बैग में से निकल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिखो, नीचे ए रहेगा, और फॉर्मूला इस वे में जनरेट कर देंगे। डिनोमिनेटर में जितनी इवेंट रहेगी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देना। आपको एन तक की इवेंट है आपके पास में, वो एन तक की इवेंट आप जितनी क्वेश्चन में रहेगी उतनी इवेंट यहाँ पे नीचे प्लस करें। 2 इवेंट रहेगी आपकी, कम से कम 2 तो रहेगी, तो 2 में आप 2 को प्लस करो, और 3 में आप 3 को प्लस करो, 4 में 4 को, एन तक के प्लस कर सकते हो। तो सिचुएशन 2 की आएगी और 3 की आएगी। कभी 4 की आ गई तो 4 भी अपन प्लस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको जो लिखा है वो ऊपर एक ही बार लिखना है आपको, और नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी से उसको प्लस कर देना है। तो ये है आपका बेस का। थोड़ा अभी अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या क्या चीज बता रहे हैं, तो अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम सिचुएशन आपको समझ में आती है। अभी वो सिचुएशन आपके सामने आई नहीं है, मैंने थोड़ी सिचुएशन आपको बताने की कोशिश की, और उसके बाद फॉर्मूला जनरेट, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सिचुएशन समझ में आएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी कि अलग अलग बॉक्स है, उसमें से आपको एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक रेड बॉल निकालना है, या कोई इवेंट दी रहेगी स्पेशल, ये आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बेस थ्योरम लगाना। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में बेस थ्योरम ही लगाना। लेकिन बेस थ्योरम की अगर ये कंडीशन नहीं बनी, आपको अलग अलग 2-3 बॉक्स नहीं है, वहां पे केवल एक ही बॉक्स है, तो फिर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई है। मैंने आपको एकदम वहीं से बताने की कोशिश किया है। कहाँ से? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए से। E1 अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट है तो E1 इंटरसेक्शन है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे पी ऑफ है। अब यहाँ पे ये जो पी ऑफ है ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी वही है जो मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम बनाया कि ए की कैसी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ये सब प्लस करिए, फॉर्मूला प्रूफ कर लिया अपन। ये नीचे आ गया। अब रही बात ये ऊपर की, तो इसमें ये देखना है कि E1 और ए इवेंट में पहले इवेंट कौन सी हुई थी, E1 हुई थी, तो पी ऑफ E1 हो गया। अब ए उसके ऊपर डिपेंड करे तो पी ऑफ ए अपॉन E1, और नीचे आपका टोटल सब में एक जैसा आएगा। और यहाँ पे पी ऑफ E2 है तो ये E2 से शुरू करो, पी ऑफ E2 ए अपॉन E2, और नीचे टोटल जितना है वो, यहाँ अगर E3 बोल रहा है वो तो E3 से स्टार्ट करो, पी ऑफ E3 ए इंटू पी ऑफ ए अपॉन E3, और नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना। ये है आपका बेस थ्योरम, BAYES, एस के ऊपर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है। पढ़ना भी इसको बेस का थ्योरम है, बेस थ्योरम या बेस का थ्योरम। वो बे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बे का थ्योरम नहीं है, लिखते वक्त में एपोस्ट्रोफी आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आया होगा। ओके बाय।